सन 1927 का साल था। दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट एक ही जगह इकट्ठा हुए थे, साल्वे कॉन्फ्रेंस में। यह वही कॉन्फ्रेंस थी जहां पर एक ही तस्वीर में आपको अल्बर्ट आइंस्टीन, नील्स बोहर, मैक्स प्लैंक, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग जैसे नाम मिलते हैं। इस फोटो को आज भी हिस्ट्री की सबसे इंटेलिजेंट फोटो कहा जाता है। लेकिन उस तस्वीर में एक बात सबसे अलग थी। दर्जनों पुरुष साइंटिस्ट्स के बीच सिर्फ एक वुमन दिखाई देती है। उस वुमन का नाम था मैरी स्क्लोडोव्स्का क्यूरी। मैरी क्यूरी को हम सब ने किताबों में पढ़ा है, लेकिन उनकी असली स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो दुनिया की पहली वुमन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नहीं बल्कि दो अलग अलग फील्ड्स में नोबेल अपने नाम किए, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ये अचीवमेंट आज तक किसी और वुमन ने हासिल नहीं की। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जिसने मॉडर्न साइंस और मेडिकल रिसर्च को पूरी तरह बदल दिया। आज कैंसर जैसी डिजीज के इलाज में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, उसकी नींव मैरी क्यूरी ने रखी थी। लेकिन यही डिस्कवरी उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनी। उस दौर में किसी को यह अंदाजा नहीं था कि रेडिएशन कितना डेडली हो सकता है। मैरी क्यूरी ने सालों तक बिना किसी प्रोटेक्शन के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ काम किया, और धीरे धीरे वही रेडिएशन जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई, उनकी अपनी डेथ का कारण बन गया। यानी उनकी डिस्कवरीज ही उनकी लाइफ और उनकी डेथ दोनों की वजह बनी। आज हम मैरी क्यूरी की उसी स्टोरी को जानेंगे, कैसे उन्होंने साइंस की सीमाओं को तोड़ा, अपनी डिस्कवरीज से दुनिया को बदल दिया, और क्यों उन्हें अब भी मॉडर्न साइंस की सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में गिना जाता है। मैरी क्यूरी का असली नाम था मारिया सेलोमिया स्क्लोडोव्स्का। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 को वारसा, पोलैंड में हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त पोलैंड आज जैसा आजाद मुल्क नहीं था। 1860 के दशक का पोलैंड पूरी तरह रशियन एम्पायर के कब्जे में था। रूस ने वहां की एजुकेशन सिस्टम, कल्चर और यहां तक कि लैंग्वेज पर भी कड़ा कंट्रोल रखा हुआ था। पोलिश लैंग्वेज और हिस्ट्री पढ़ाना लगभग बैन था। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में रशियन लैंग्वेज को फोर्स किया जाता था, और कोई भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट तुरंत दबा दिया जाता था। यानी मैरी क्यूरी का बचपन सिर्फ गरीबी में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल दमन और कल्चरल दमन के माहौल में गुजरा। मैरी के माता पिता दोनों ही टीचर्स थे। उनके पिता व्लादिस्लाव स्क्लोडोव्स्की मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते थे, लेकिन रशियन रूलर्स ने पोलिश स्कूल्स में साइंस इक्विपमेंट को रिमूव कर दिया था, ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट न कर सकें। इसलिए मैरी के पिता के पास घर पर कुछ बचा हुआ लैब इक्विपमेंट रह गया था। मैरी अक्सर उन्हीं पुराने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर फैसिनेटेड होती थी। कहा जाता है कि यहीं से उनका क्यूरियोसिटी और लव फॉर साइंस शुरू हुआ। लेकिन मैरी का पर्सनल लाइफ भी आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 10 साल की थीं, उनकी मां निधन हो गया ट्यूबरक्लोसिस से। कुछ साल बाद उनकी बहन टाइफस की वजह से मर गई। इन घटनाओं का गहरा असर पड़ा, और बचपन में ही उन्हें जीवन की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। अब अगर हम उस दौर की पोलैंड की एजुकेशन सिस्टम की बात करें, तो एक और बड़ा फर्क था। पोलैंड में वुमन को हायर एजुकेशन लेने की परमिशन नहीं थी। यूनिवर्सिटीज सिर्फ मेल्स के लिए थीं, यानी मैरी जैसी ब्रिलियंट लड़की के लिए भी आगे पढ़ाई के दरवाजे बंद थे। लेकिन वारसा में एक अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहा था, जिसे कहा जाता था फ्लाइंग यूनिवर्सिटी। ये एक सीक्रेट और इलीगल इंस्टीट्यूशन था, जहां लड़कियों को चुपचाप हायर एजुकेशन दी जाती थी। मैरी ने भी वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखी। यहां वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रही थी, बल्कि रशियन शासन के खिलाफ इंटेलेक्चुअल रेजिस्टेंस का हिस्सा भी बन रही थी। लेकिन क्यूरी परिवार की फाइनेंशियल हालत बहुत कमजोर थी। इसलिए मैरी और उनकी बड़ी बहन ब्रोनिया ने एक समझौता किया। मैरी ने तय किया कि वो कुछ सालों तक गवर्नेंस और प्राइवेट ट्यूटर की नौकरी करके पैसे कमाएंगी, ताकि ब्रोनिया पेरिस जाकर मेडिसिन पढ़ सके। और जब ब्रोनिया डॉक्टर बन जाएगी, तब वो बदले में मैरी की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। मैरी ने कई सालों तक छोटे छोटे गांवों और कस्बों में बच्चों को पढ़ाया। वहीं रहकर उन्होंने खुद भी किताबों से पढ़ाई जारी रखी। यानी उन्होंने सेल्फ स्टडी के दम पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की नींव तैयार की। आखिरकार 1891 में जब मैरी 24 साल की थीं, उन्हें मौका मिला पेरिस जाने का। उन्होंने सोरबोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, कल्चर शॉक और पैसों की तंगी, सब कुछ था। कभी कभी उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो ठीक से खाना खा सकें। कई बार वो बस ब्रेड और चाय पर गुजारा करती थीं। लेकिन इन स्ट्रगल्स के बावजूद उनकी डेडिकेशन गजब की थी। सिर्फ 2 साल में उन्होंने फिजिक्स में डिग्री पूरी की, और अगले साल मैथमेटिक्स में भी दूसरी डिग्री हासिल की, वो भी टॉप पोजीशंस के साथ। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पेरिस यूनिवर्सिटी यानी सोरबोन में अपनी ब्रिलियंस दिखाने के बाद मैरी ने रिसर्च का रास्ता चुना। 1894 में उनकी मुलाकात हुई पियरे क्यूरी से।
जो उस समय पहले से ही एक एस्टैब्लिश्ड फिजिसिस्ट थे और पेरिस में पढ़ाते थे। पियरे का रिसर्च क्रिस्टल्स और मैग्नेटिज्म पर था, लेकिन मैरी का इंटरेस्ट रेडियो एक्टिविटी में गहराई तक जाने का था। दोनों की सोच और पैशन एकदम मैच हुई। पियरे को मैरी की डेडिकेशन और शार्प इंटेलेक्ट ने प्रभावित किया, और मैरी को पियरे का साइंटिफिक विजन और सपोर्ट सिस्टम मिला। धीरे धीरे ये पार्टनरशिप पर्सनल लाइफ तक भी पहुंच गई, और 1895 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद क्यूरी दंपति ने मिलकर एक छोटा सा लैब सेटअप किया, लेकिन यह लैब बहुत साधारण था। असल में एक पुराना वुडन शेड, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि बारिश के दिनों में पानी टपकने लगता था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ वो रिसर्च जिसने दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। मैरी ने अपना डॉक्टरल थीसिस के लिए सब्जेक्ट चुना, रेडियो एक्टिविटी। ये शब्द भी सबसे पहले मैरी क्यूरी ने ही यूज किया था। उन्होंने पिच ब्लेंड नामक मिनरल पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। एक्सपेरिमेंट के दौरान मैरी ने पाया कि इसकी रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम से कहीं ज्यादा है। इस ऑब्जर्वेशन ने साइंस की दुनिया को हिला दिया। इसका मतलब था कि पिच ब्लेंड के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पहले कभी डिस्कवर नहीं हुई। मैरी और पियरे ने कई सालों तक लगातार मेहनत की। सैकड़ों किलो पिच ब्लेंड को उन्होंने एसिड के साथ प्रोसेस किया, हाथों से हिलाया, बॉयल किया, इवेपोरेट किया। कहा जाता है कि 4 साल की मेहनत के बाद उन्होंने सिर्फ 0.1 ग्राम रेडियम क्लोराइड आइसोलेट किया। इसी रिसर्च के दौरान उन्होंने 1898 में एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, पोलोनियम। मैरी ने इसका नाम अपने देश पोलैंड के नाम पर रखा। वो चाहती थीं कि दुनिया को हमेशा याद रहे कि पोलैंड रशियन ऑपरेशन के तहत पीड़ित है। कुछ महीनों बाद उन्होंने दूसरा एलिमेंट डिस्कवर किया, रेडियम। ये दोनों डिस्कवरी साइंस की दुनिया के लिए हिस्टोरिक साबित हुई। रेडियम की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्लो और मिस्टीरियस रेडिएशन ने पूरे यूरोप के साइंटिस्ट्स को फैसिनेट कर दिया। 1903 में इस डिस्कवरी को सबसे बड़ी रिकॉग्निशन मिली। मैरी और पियरे क्यूरी को हेनरी बेकरल के साथ मिलकर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नोबेल कमेटी ने शुरुआत में सिर्फ पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरल का नाम लिखा था। मैरी क्यूरी का नाम लिस्ट में नहीं था, जबकि रिसर्च का बड़ा हिस्सा उन्हीं का था। जब पियरे क्यूरी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने साफ कहा, अगर मैरी का नाम शामिल नहीं होगा तो मैं खुद प्राइज लेने नहीं आऊंगा। कमेटी को मजबूरी में मैरी का नाम जोड़ना पड़ा, और इस तरह मैरी हिस्ट्री की पहली महिला बनी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने क्यूरी दंपति को ओवरनाइट सेलिब्रिटीज बना दिया। साइंस की दुनिया में अचानक एक महिला रिसर्चर को इतनी बड़ी रिकॉग्निशन मिलना उस दौर में अनइमेजिनेबल था। रेडियम के नाम पर लोगों की फैसिनेशन इतनी बढ़ गई कि मार्केट में रेडियम क्रीम्स, रेडियम टॉनिक्स, यहां तक कि रेडियम बेस्ड टॉयज तक आने लगे। रेडियम को लोग ऑलमोस्ट मैजिक की तरह ट्रीट करने लगे। लेकिन असली मैजिक था मैरी क्यूरी की डेडिकेशन। नोबेल प्राइज लेने के बाद भी उन्होंने अपनी रिसर्च रोकी नहीं, बल्कि और भी गहराई से एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। लेकिन इसी सक्सेस स्टोरी के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मैरी क्यूरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, और उन्हें अकेले साइंस और फैमिली दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। 19 अप्रैल को पियरे क्यूरी एक कॉन्फ्रेंस से लौट रहे थे। तेज बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थीं। पेरिस की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अचानक उनका सामना एक घोड़ा गाड़ी से हुआ। पियरे फिसल कर गिर पड़े और गाड़ी के पहिए उनके सिर पर चढ़ गए। सिर्फ 46 साल की उम्र में पियरे क्यूरी की मौत हो गई। ये खबर सुनकर साइंटिफिक कम्युनिटी ही नहीं, पूरा फ्रांस हिल गया। लेकिन सबसे ज्यादा तो मैरी क्यूरी टूट गईं। उस वक्त मैरी सिर्फ 39 साल की थीं और उनकी 2 छोटी बेटियां थीं, आयरीन और ईव। पियरे की मौत के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने मैरी को उनके हस्बैंड की जगह प्रोफेसर बना दिया, और इस तरह मैरी क्यूरी हिस्ट्री की पहली महिला बनी जो सोरबोन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी। मैरी ने रेडियम पर एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे, और धीरे धीरे वो खुद मॉडर्न साइंस की सबसे पावरफुल वॉइस बन गई। 1909 में पेरिस यूनिवर्सिटी और फ्रेंच गवर्नमेंट ने मिलकर उनके लिए एक स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, रेडियम इंस्टीट्यूट, जो आगे चलकर वर्ल्ड लीडिंग सेंटर ऑफ मेडिकल रिसर्च बना। इसी इंस्टीट्यूट में उनकी टीम ने रेडियम की मेडिकल एप्लीकेशंस पर काम शुरू किया, और यहीं से एक बार फिर उनकी मेहनत को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। 1911 में मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में दूसरा नोबेल प्राइज दिया गया। ये प्राइज उन्हें रेडियम और पोलोनियम की खोज और रेडियो एक्टिविटी की केमिस्ट्री पर पायनियरिंग रिसर्च के लिए मिला। मैरी क्यूरी हिस्ट्री की पहली और अकेली इंसान बनी जिन्हें 2 अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, में नोबेल प्राइज मिला। आज भी कोई साइंटिस्ट ये अचीवमेंट रिपीट नहीं कर पाया है। लेकिन इस ग्लोरी के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी आई। 1909 में उनका नाम फिजिसिस्ट पॉल लैंगेविन के साथ जुड़ गया। पॉल पहले से शादीशुदा थे, और मीडिया ने इस अफेयर को एक स्कैंडल की तरह पेश किया। उनके पर्सनल लेटर्स लीक हुए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में उन्हें
होम रेकर कहा गया और स्ट्रीट्स पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट्स तक हुए। आयरनी ये है कि इसी समय उन्हें दूसरा नोबेल प्राइज मिला। नोबेल कमेटी ने उन्हें सेरेमनी अवॉइड करने तक की सलाह दी थी ताकि विवाद और ना बढ़े, लेकिन मैरी क्यूरी ने साफ मना कर दिया और फिर वो सेरेमनी में गईं और बिल्कुल कामली अपना अवार्ड एक्सेप्ट किया। इस इंसिडेंट ने साबित किया कि मैरी क्यूरी सिर्फ साइंटिफिक पायनियर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो उस दौर की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के सामने भी बिना झुके खड़ी हो सकती थी। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। युद्ध के दौरान लाखों सोल्जर्स घायल हो रहे थे और डॉक्टर्स को फ्रैक्चर्स और शरीर में फंसी बुलेट्स का पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैरी क्यूरी ने एक्सरे टेक्नोलॉजी को सीधे बैटलफील्ड तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने स्पेशली डिजाइन की गई मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स बनवाए, जिन्हें बाद में पेटिट क्यूरीज कहा गया। इनमें एक्सरे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और फोटोग्राफिक प्लेट्स लगे होते थे ताकि डॉक्टर्स तुरंत घायल सोल्जर्स की जांच कर सकें। क्यूरी ने खुद इन यूनिट्स को चलाना सीखा और कई बार बैटलफील्ड तक जाकर उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने लगभग 200 वीमेन वॉलंटियर्स और नर्सेज को भी ट्रेन किया ताकि वो एक्सरे मशीन ऑपरेट कर सकें। युद्ध के दौरान फ्रांस में लगभग 20 मोबाइल एक्सरे वैन और करीब 200 फिक्स्ड एक्सरे यूनिट्स लगाए गए। इनकी मदद से हजारों सोल्जर्स की जान बचाई जा सकी, क्योंकि डॉक्टर्स को अब फ्रैक्चर्स और बुलेट्स की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाती थी। मैरी क्यूरी का यह कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेडिकल एफर्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मैरी क्यूरी ने लाखों सोल्जर्स की जान बचाई, लेकिन रेडिएशन के लगातार एक्सपोजर ने उनकी अपनी जिंदगी छीन ली। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैरी क्यूरी ने रिसर्च जारी रखी। उन्होंने पेरिस में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, जो आगे चलकर कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए एक प्रमुख सेंटर बना। लेकिन लगातार रेडिएशन एक्सपोजर ने उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला। उस समय प्रोटेक्टिव मेजर्स मौजूद नहीं थे और मैरी क्यूरी अक्सर रेडियम और एक्सरे मशीनों के सीधे संपर्क में रहती थी। साल 1934 में 66 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी से हुई। यह बीमारी आमतौर पर लंबे समय तक रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होती है। आज भी उनके नोटबुक्स और रिसर्च पेपर्स इतनी मात्रा में रेडियो एक्टिव हैं कि उन्हें पेरिस की नेशनल लाइब्रेरी में लेड बॉक्सेस में सुरक्षित रखा गया है। जो भी रिसर्चर इन्हें देखना चाहता है, उसे पहले प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहननी पड़ती है और एक लायबिलिटी वेवर पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। मैरी क्यूरी ने अपने जीवन काल में 2 नोबेल प्राइज जीते, फिजिक्स 1903 और केमिस्ट्री 1911। वो अब भी हिस्ट्री की पहली और अकेली इंसान हैं जिन्हें 2 अलग-अलग साइंसेज में नोबेल प्राइज मिला है। उनकी बेटियां भी उनके काम को आगे ले गईं। इरीन क्यूरी ने अपने पति फ्रेडरिक जोलियो के साथ 1935 में नोबेल प्राइज जीता और एव क्यूरी ने उनकी बायोग्राफी लिखी। मैरी क्यूरी को आज मॉडर्न साइंस की सबसे महान हस्तियों में गिना जाता है। एक ऐसी साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरीज से दुनिया को कैंसर ट्रीटमेंट का रास्ता दिया और अपनी पायनियरिंग वर्क से जनरेशंस ऑफ साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया। मैरी क्यूरी सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थी, बल्कि मॉडर्न साइंस की दिशा बदलने वाली पायोनियर थी। उन्होंने दिखाया कि एक महिला उस दौर की सारी सोशल और साइंटिफिक बैरियर्स तोड़कर भी दुनिया को बदल सकती है। उनकी खोजों ने कैंसर ट्रीटमेंट और मेडिकल टेक्नोलॉजी के नए रास्ते खोले। उनके काम ने न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न केमिस्ट्री को शेप दिया और उनके साहस ने अनगिनत साइंटिस्ट्स, खासकर महिलाओं को रिसर्च में आने की प्रेरणा दी। सोचिए, जिनके हाथों में रेडियम की छोटी सी शीशी चमकती थी, उनकी वजह से आज लाखों लोग रेडियोथेरेपी और एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट से अपनी जिंदगी बचा पा रहे हैं। मैरी क्यूरी की कहानी सिर्फ डिस्कवरीज की कहानी नहीं है, बल्कि सैक्रिफाइस, स्ट्रगल और इंस्पिरेशन की कहानी है। तो ये कहानी थी मैरी क्यूरी। आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। अगर आप ऐसे ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।